अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेजबान मलिया हाशमी। वेलकम टू प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। आमतौर पर आपके साथ ये प्रोग्राम करते हैं जवाद कमाल साहब, जो अपनी निजी मसरूफियत के बायस हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो मैं हूं आपकी खिदमत में पेश और हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, जो लम्हा बलम्हा बदलती जा रही है। एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत पुरज़्म हैं कि किसी किस्म का कोई एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा, ना तो एनआरओ दूंगा और ना ही सियासी शहीद बनने का मौका दिया जाएगा और ना ही कोई किसी किस्म का तसादुम करने का मौका दिया जाएगा, जो कि अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश है। ये कहना है वजीर आजम साहब का। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी पुरज़्म हैं कि अब आर या पार होगा। मरियम सफदर साहिबा ने अपनी तकरीर में बहुत जोशीले अंदाज में कहा कि 13 दिसंबर के जलसे में आर या पार का मामला होगा। तो देखते हैं कि अब अपोजिशन जमातें क्या मिलकर इमरान खान के मुकाबले का जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में कर पाएंगी या नहीं, जो इमरान खान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार तारीखी जलसा किया, जिसमें इंतहाई जोशो जज्बे से भरपूर अवाम निकलती भी थी और बड़ी इमरान खान से बढ़कर वो जोशीली स्टेटमेंट्स देती थी उनकी अवाम। तो देखते हैं कि 30 अक्टूबर 2011 और 23 मार्च 2014 और 28 सितंबर 2014 और ये 2018 की 29 अप्रैल को जो इमरान खान ने तारीखी जलसा किया, क्या उसके मुकाबले का जलसा कर सकेगी अपोजिशन या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना और वजीर सेहत, जो कि आज के टॉपिक के हवाले से बहुत पर्टिनेंट भी हैं। उनकी प्रेजेंस का हम फायदा उठाते हुए उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया कल पेश आया, 6 कीमती जानें चली गईं, किस वजह से? कि ऑक्सीजन नहीं थी, कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो जागर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। ये बताइए क्या हो रहा है? अवाम तो मुतमईन नहीं है, इसके बावजूद के 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो पब्लिक कर दी गई और 7 लोगों को मुअत्तल किया गया, लेकिन लोग समझते हैं कि ये नाकाफी है। क्या कहेंगे? ऐसे वाक़े के बाद किसी को भी मुतमईन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दिन का काम हुआ है। वाक़े के बारे में तो जितने भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। 6 कीमती जाने गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि पहले 24 घंटे में एक अहम कदम लिया गया है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं लिया जाता। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की है चीफ मिनिस्टर साहब की और मेरी हिदायत पर। 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आया है जी। वो रिजल्ट हमने पब्लिक किया है और 24 घंटों के अंदर जो फेयर और डिफेंडेबल एक्शन है वो लिया गया है कि जहां पे उंगली उठती थी उन लोगों को मुअत्तल किया जाए और अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए 2 चीजों के लिए, ताकि कसूर का, फॉल्ट का तयन हो। बिल्कुल। और उसके साथ जो सिस्टेमिक फेलियर्स हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल में सिस्टेमिक फेलियर्स हुए, बिल्कुल, उनसे क्या सबक सीखना है हॉस्पिटल ने, और फिर वहां से अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अस्पताल या इस पैंडेमिक में पाकिस्तान के और अस्पताल सीख सकते हैं, वो लेसन लर्न भी हो जाए। बिल्कुल। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बोर्ड को अगले 4 या 5 दिन दिए, जिसमें जिस शफाफियत के साथ और प्रॉम्प्टनेस के साथ कल का काम किया, वो बोर्ड आगे भी करे। लोग आमतौर पे मिनिस्टर साहब इसलिए इस तरह के प्रोसेस में इतना यकीन नहीं रखते, बावजूद इसके कि मैं आपसे पूरी तरह इस बात पर मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान में तो इतनी भी रवायत नहीं कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए और जिम्मेदारान का यूं तयन कर दिया जाए, ये भी रिवायत नहीं। लेकिन लोग नए पाकिस्तान से कुछ ज्यादा उम्मीद रखते हैं। लोगों को लगता है कि वैसे तो पहले दिन से लगता था कि इमरान खान आएंगे तो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, तो माना कि ये 1-2 साल में तमाम निजाम ठीक नहीं हो सकता,
لیکن اس بار یہ جو 5 دن بعد تفصیلی رپورٹ آئے گی، لوگ اس واقعے کو آسانی سے فراموش نہیں کریں گے اور لوگ اس میں معطل کیے جانے سے کچھ زیادہ مانگیں گے. ویسے تو مانگنے والے تو آپ کا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں سلیم صافی صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی تو وہ تو آپ کے بھی استعفے کے طالب ہیں، کیا کہیں گے؟ میرا استعفیٰ صرف ہیلتھ سے نہیں، جو مجھے پہلے فائنانس کا شعبہ بھی دیا گیا ویسے ہی میرے جیب میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ افیکٹولی کام کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں تو آپ کو کرسی کی لالچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. مجھے ایک رسپانسبلٹی دی گئی اور ہیلتھ میں تب دی گئی جب کیبنٹ میں ایک گیپ آیا اور شاید یہ محسوس کیا گیا کہ ہیلتھ اور فائنانس کو ساتھ چلانے میں جو ہیلتھ کے کافی میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ مدد مل جائے گی، فائنانس کے ساتھ وہ بہتر طریقے سے ڈیل کیے جاتے. بالکل. لیکن ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں احتساب جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. میں کسی بھی دن استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں جس دن چیف منسٹر صاحب حکم کریں یا انہیں لگے کہ میرے سے بہتر کوئی بندہ ہے یا اگر انکوائری میری طرف پوائنٹ کرے تو مجھے بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. یہ بات تو درست ہے کہ آپ کے استعفیٰ دینے کے بعد اگر کوئی اور آ جائیں اور ان کے بعد کوئی اور آ جائیں تو صرف استعفوں سے بات نہیں بنے گی جب تک آپ جو آپ کے سسٹم کے اندر فلاز ہیں ان کو گراس روٹ لیول پر جا کر ایڈریس نہیں کریں گے. I'll move on to جنرل امجد شعیب صاحب. سر، ایک تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ مطمئن ہیں؟ ویسے اس بات کا تو کریڈٹ میں دوں گی خیبر پختونخوا حکومت کو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ذمہ داران کا تعین کیا گیا، ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ایک اہم پیش رفت کے طور پر میں اسے دیکھتی ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ واقعہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس کا پاکستان پورے میں بڑا برا اثر ہوا اس کا. بالکل. اور ہر طرف ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور آپ کے سیاسی دشمنوں کو تنقید کا موقع ملا اور جن کو انسانیت کا خیال ہے ان کو ہمدردی اور پریشانی اور دکھ کے لمحات دیکھنے پڑے. اب اس میں آگے بڑھنے کا رستہ آپ نے جیسے متعین کیا وہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلاخر جو چیز دیکھنے کی ہوگی کہ وہ ایکشن لیا کیا جاتا ہے. بالکل. وہ بڑا ویزیبل ایکشن ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ توقع یہی کرتے ہیں کہ ساتھ جو جانے گئیں، میں ایک اور چینل پہ تھا تو وہ بات وہاں کر رہے تو کہنے کہ جی اس کو قتل عمد کہا جا سکتا ہے. اب یہ تو میرا خیال ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہی اس کی انٹرپریٹیشن کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ قتل عمد ہے یا نہیں، لیکن بصورت اس کے مترادف ضرور ہے یہ کہ ساتھ جانے تو گئی ہیں نا، اس میں تو کوئی انکار نہیں. ہم آپ بھی ہو سکتے تھے جی، ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے تھے. بالکل بالکل. لہذا ایک تو اس میں رعایت یا کوئی انفلوئنس کسی کا جو ہے اس کو کام نہیں آنا چاہیے. بالکل قانون اور رسول کی بنیاد پہ شفافیت کے ساتھ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا، یہ اس کا سدباب ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. بالکل. لہذا اس کے لیے ایس او پیز، چیکنگ سسٹم وغیرہ، اویلیبلٹی ایکسٹرا سلنڈرز کی یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز اور پروسیجرز وغیرہ وضع ہونے چاہیے. بالکل بالکل. تو پھر جا کے لوگوں کو کچھ کانفیڈنس ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ سسٹم کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس اٹھ جاتا ہے. ہاں جی. مجبوری ہے کہ ہاسپٹل میں جانا ہے، لیکن اگر اتنے بڑے واقعات ہو جائیں تو ہاسپٹل میں اعتماد نہیں ہوگا کسی کا. سو ہیلتھ سسٹم ہی سارا آپ کا مشکوک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ایک بڑا شفافیت کے ساتھ ایک ٹف ایکشن لیں گے جس سے کہ لوگوں کو تسلی بھی ہو اور ادھر سبق بھی ہو ان لوگوں کو لیے جو یہ ذمہ داران ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے بات بن جائے گی، ٹھیک ہوگا. یہ انشاءاللہ مجھے بھی ویسے امید تو ہے، لیکن اب جب دیکھتے ہیں ہماری عوام کے یہ حکمران جب خود بیمار ہوتے ہیں، ان کو زکام بھی ہوتا ہے تو خود انگلینڈ چلے جاتے ہیں، ہارلے اسٹریٹ کلینکس پر جا کر اپنے علاج کرواتے ہیں، اور پاکستان کے نظام جو گل سڑ رہا ہے دہائیوں سے، اس کو گلنے سڑنے کے لیے انہوں نے محض اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ وہاں پر ان کا خود جانا نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جس کو آبویسلی پی ٹی آئی کی حکومت پر اس لیے ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو امید دی تھی. جو پچھلے تھے وہ کبھی بھی وہ کہتے بھی ہوں گے کہ ہم اچھے ہیں تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ اچھے ہیں. ان کو واقعی لوگ اچھا سمجھ کر لائے ہیں.
सो इनको तो गलती पर कभी भी माफी नहीं मिल सकती। सो अब हम मूव ऑन करेंगे जी, थोड़ा सियासत की तरफ बात करेंगे। जागरा साहब, आपका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मैं जरा आपसे भी जवाब लेना चाहूंगी कि हुकूमत की कैसी तैयारी है ऑपोजिशन से निमटने के लिए, क्योंकि आप लोग कहते तो हैं कि हम डरते नहीं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी जलसे कर लें, लेकिन डीप डाउन इनसाइड थोड़ा बहुत डर तो है। क्या कहेंगे? ठीक है जी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना है जब वो कहते हैं कि वो रिजाइन कर लेंगे, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये बात जब मैं पहली बार उनसे मिला था, जब मैं सियासत में एंटर हो रहा था, मैंने उनसे टिकट मांगा और उन्होंने यही मुझे बात कही कि सियासत जो है वो टिकट के लिए नहीं करनी चाहिए, किसी मकसद के लिए करनी चाहिए, और वो है पाकिस्तान को तब्दील करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं वो ये मानते हैं, और मैं भी ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख उठा ले, पिछले 40-50 साल उठा ले, जलसों से गवर्नमेंट्स नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। ऑपोजिशन सियासत कर रही है। अगर किसी का ख्याल था कि कोविड नहीं फैलेगा तो पेशावर के हॉस्पिटल्स देख लें, जलसे से पहले देख लें, अभी देख लें। बिल्कुल ऐसे हादसे के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी और पे नहीं डालूंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि दूसरे वेव में एक ऐसी एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन में नाकामयाब हो रही है जहां पे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पब्लिक को मैसेज कहने में एक जगह नहीं है। लेकिन आप जागर साहब ये सवाल इंक्लूड कर लें, कथा कलामी माफ, देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लोग इसमें एक हायर मॉरल ग्राउंड पर खड़े हैं जब आप कहते हैं कि जी अवाम की जानों की परवाह की जाए, अवाम की जिंदगी को खतरे में न डालें। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि ऑपोजिशन महज अपनी करप्शन और चोरी बचाने की खातिर अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सेकेंड वेव कोई आज या कल या पिछले हफ्ते नहीं आई। सेकेंड वेव उस वक्त भी थी जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पर थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त आपके जो वफाकी वज़रा खुद भी मरियम और बिलावल के मुकाबले पर बराबर जलसे कर रहे थे और उसी तरह लोगों का जमे गफीर आप लोग भी इकट्ठा कर रहे थे? तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त अगर आप लोग एक प्रेसिडेंट सेट करते और आप जलसे न करते, आप कहते कि जी हमें इन लोगों की जानों की परवाह है, हम जलसे नहीं करेंगे, इनको भी रोकेंगे, तो आज आपकी बात वो ज्यादा अच्छी तरह से सुनते? आपको नहीं लगता? ये सवाल आप जरूर उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उस वक्त पे दो चीजें थी। पॉजिटिविटी रेट जो था वो लो था, और दूसरी चीज एक एक्सपर्ट फोरम जो बना है, पॉलिटिकल कम एक्सपर्ट फोरम, एनसीओसी और फिर एनसीसी, जिसमें गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, सिविल, मिलिट्री और टेक्निकल एक्सपर्ट सारे मिलके फैसले कर रहे। उस वक्त जो है वहां पे कोई बैन नहीं लगा गया था, ये फैसला नहीं किया गया था कि सिचुएशन इस हद तक पहुंच गई है कि इस टाइप की कांग्रेगेशन नहीं करनी चाहिए। इंटेंस सिचुएशन नहीं थी। हमने एक तारीखी जलसा करना था नौशहरा में जी, राशिकाई इंडस्ट्रियल एस्टेट की ओपनिंग पे, जो हमने कैंसिल किया पीडीएम के पेशावर के जलसे से एक जी बिल्कुल। मिनिस्टर साहब कथा कलामी मुआफ, आप ब्रेक के बाद नाज़रीन आप मिनिस्टर साहब का अब सुन सकते हैं कि वो कैसे पीटीआई के वो प्लान्स बता रहे हैं जो हुकूमत जलसे करने वाली थी, लेकिन कोविड के खतरे के पेश नजर इन्होंने अपने जलसे मुलतवी कर दिए। हमें ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद। थैंक यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे थे ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ जो इस वक्त मैच चल रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर में मैच दाखिल हो चुका है। अमजद शोएब साहब से मैं पूछना चाहूंगी, सर ये बताइए कि हुकूमत बार बार मना कर रही है, एनसीओसी मना कर रही है और अदालत के हुक्म पर मना कर रही है
کہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیے اپنی سیاست کے پیچھے، لیکن پھر بھی اپوزیشن جماعتیں باز نہیں آ رہی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور میں گلی گلی محلے محلے جا کر مریم صاحبہ بھی کیمپین کر رہی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے آتے اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے کہ عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو یا استعفے دینے ہوں، یہ 11 پارٹیاں ہیں اور سب کا آپس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کسی ایک چیز پہ. بالکل 11 پارٹیوں میں جو بڑی پارٹیاں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی آپ کہہ لیجئے کہ گیم کھیل رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ 100% سنسیئر ہیں. سب سے پہلے اپنا مفاد اور پھر دوسرے کو چکر دیا ہوا، یہ آپ کے سامنے اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی اپنے مفادات الگ ہیں. مثال کے طور پہ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو وہ فوری طور پہ استعفے دینے کے حق میں نہیں. بالکل بالکل. اسی طرح تحریک عدم اعتماد کی بات کریں تو ان کو اپنے پورے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ سارے اس میں ان کو ووٹ دے جائیں گے بالکل جیسے وہ کہیں. بالکل یہ بات جیسے پہلے بات تحریکیں ناکام ہوتی رہی ہیں، یہ بھی ایک ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جہاں ان کو بہت بڑی سختی ہو، بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے. ورنہ تو اگر پورا یقین ہو کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آئینی رستے تو موجود ہیں. ایجیٹیشن والے میں صرف یہ ہے، ایجیٹیشن میں صرف آپ ایک حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، پبلک کو ایک ڈیمانسٹریشن نظر آتی ہے کہ جی آپ نے اکٹھا کر کے ڈھول بجا دیا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. حکومت پہ پریشر آتا ہے مختلف وجہ سے، عوام کے جذبات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، ابھی کووڈ بھی ہے، یا ابھی آپ کرونا اگر کووڈ کے پیشنٹس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ انڈر پریشر آتا ہے، حکومت کے اوپر پریشر آ گیا. تو حکومت کی وریز تو اپنی جگہ پہ مختلف ہوتی ہیں. اپوزیشن یہی سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ جو وریز میں اضافہ کر رہے ہیں ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں، لیکن ان ریئل ٹرمز اگر آپ سوچیں تو اچیومنٹ نہیں ہے. بالکل جیسے بالکل صحیح. ابھی یہ جگہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑے جلسے دیکھے ہیں، دھرنے بھی دیکھے ہیں، پی ٹی آئی نے کیے ہیں دھرنے، حکومتیں تو نہیں دیکھی. 126 دن کا خود بھی دیا ہے. بالکل وہی کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے دھرنے جو انہوں نے دیا دھرنا وہ تو تاریخی دھرنا تھا 126 دن کا، تو حکومت تو نہیں چلی گئی. تو اس وجہ سے یہ سارا جو کھیل تماشا ہے، یہ پریشر بلڈ اپ کرنا، اپنی اسٹریٹ پاور دکھانی. پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب میں اسٹرانگ ہے، اس کا کوئی شک نہیں، لیکن ان کو اسٹریٹ پاور کا تجربہ نہیں. بالکل ان کے لوگ جو ہیں وہ آ کے اسٹریٹ ڈیمونسٹریشن اور وہ چیزیں نہیں کر سکتے. سر کنوکشن بھی نہیں ہے، مطلب دیکھیں نا، مطلب کس چیز کے لیے آئیں گے؟ دیکھیں جی اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ کنوینس نہیں ہے، جھوٹ اتنا بولتے ہیں. اس سے دوسری پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اب میں میاں صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھ لیجئے 72 سال سے کبھی کسی وزیر اعظم کو مدت نہیں پوری کرنے دی گئی. 90s میں بے نظیر کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی اس میں میاں صاحب پیش جناب نے کی تھی. بالکل بالکل کچھ سازشیں تھی. اور پھر یوسف رضا گیلانی کا جب قصہ آیا تو عدالت نے اس کو وہ کچھ چند منٹ کی سزا دی تھی، لیکن یہ عدالت میں چلے گئے کہ جی سزا کے ساتھ تو اس کی ڈسمسل ہونی چاہیے، نوکری سے نکالا جائے. ان کی تقریرات بھی لوگوں کو یاد ہے. سارے کام کر کے یہ معصوم بن جاتے ہیں، سارے کام خود کر کے پھر خود معصوم ہو گئے تو سامنے کر. بالکل. تو یہ ہر آدمی اندھا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ یقین کرے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہر کھیل میں آپ شامل تھے. اس طرح کا ہے. سر میرا تو یہ خیال ہے، جاگرا صاحب سے بھی اس پہ اوپینین لیتے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ کی بار بار بات کرتے ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن شاید وہ دیکھنا چاہتے ہیں انوالومنٹ اپنے حق میں، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ ان کے حق میں رہی ہے. اس پہ جاگرا صاحب سے اوپینین لیتے ہیں. جی جاگرا صاحب، اگر آپ کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جیسے تیسے بھی، فی الحال تو زرداری صاحب کو کنونس نہیں کر پائے نواز شریف صاحب، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہوئے، زرداری صاحب نہیں مان رہے اس بات پر کہ وہ استعفے دے پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کے سٹیٹس بہت ہائی ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے، وہ کیوں جائیں گے؟ وہ کمفرٹیبلی حکومت کرنا چاہیں گے. تو اگر تحریک عدم اعتماد عمران خان حکومت کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے حکومتی کوارٹرز میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ میں یہ سمپل بات کرتا ہوں، نقصان اپنی جگہ نقصان نہ ہوتا، جتنے جلسے کرنے چاہیں کریں، جو کرنا چاہیں کریں. ٹھیک ہے. جیسے پشاور میں یہ آئے 5-6 ہزار لوگ بھی نہیں اکٹھے کر سکے،
इनके जलसों से कुछ नहीं होगा। और ये भी साथ मैं कहता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी बात है वो ये, उनकी नीयत साफ है। और जब उनकी नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह उनको अल्लाह मदद करेगा, बिकॉज वो जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी बिल्कुल करें। जल्द से जो इन्होंने करना है वो करें। कि हमारा मिशन जो है वो इनके साथ मुकाबला करना नहीं है, हमारा मिशन है पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना, हमारा मिशन है पाकिस्तान की इकॉनमी की तरक्की करना, हमारा मिशन है पाकिस्तान में गरीबों को वो हकूक और वो प्रोविजंस देना जैसे हमने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड दिया, 40 मिलियन लोगों को 40 मिलियन लोगों को हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस दी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे गलतियां होंगी हम वो गलतियां भी मानेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन हमारा मकसद ऑपोजिशन के जलसों फैमिली पॉलिटिक्स से बड़ा है, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है। और इंशाअल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप के नहीं नीचे जी, अल्लाह ताला आपकी नेक जो तमन्नाएं हैं वो पूरी करें। लेकिन फिलहाल इस वक्त ऑपोजिशन को जलसों से बाज रखना आपका सबसे बड़ा चैलेंज है और अवाम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि अवाम ने आकर खुद ऑपोजिशन से नहीं लड़ना इस बात पर या हुकूमत से। जो भी इज्तिमा करना चाहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे, उस अवाम इस चीज से डिटर्मिन करेगी कि कौन उसके साथ सिंसियर है, जो उसके हक में सोचेगा। इस वक्त हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कहिएगा कैसे देखते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को? इस वक्त ऑपोजिशन भी अपने फुल टेम्परेचर पर खेल रही है और इमरान खान साहब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लपेट में है। अपोजिशन को अवाम की खिदमत करने की बजाय बदकिस्मती है कि ऐसा मौका चुना है कि जब पाकिस्तान इकॉनमी बड़ा क्राइसिस में है। दर बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन की सारी लीडरशिप करप्शन में मुलव्वस है। मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब पर भी करप्शन के केसेज हैं, उनकी फैमिली पर भी हैं, और नवाज शरीफ तो मुल्ज़म नहीं मुजरम हैं और मुजरम होकर मुल्क से भाग चुके हैं, उनके दोनों बच्चे भी साथ हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अपोजिशन का मकसद एहतजाज का है क्या? एहतजाज किसी जुल्म ज़्यादती नाइंसाफी के खिलाफ किया जाता है, तो ये एहतजाज कर क्यों रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि इन्हें एनआरओ मिल जाए? मेरा नहीं, वो कहते हैं हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। देखिए, इलेक्शन में धांधली हुई है तो 2 साल बाद इनको पता चला, 2.5 साल बाद इनको पता चला है। मुझे बता दें कि मैंने कम से कम 12 इलेक्शन ऐसे जर्नलिस्ट कवर किए हैं। क्या इलेक्शन में फेयर वही है जिसमें नून लीग कामयाब हो? क्या 85 के गैर जमाती इलेक्शन ठीक थे, 88 के ठीक थे, क्या 2013 के ठीक थे, 2008 के ठीक थे? अब ये वजीर आजम के भी खिलाफ है, चलो मान लिया आप हुकूमत से कुछ गलतियां होती, पाक फौज के भी खिलाफ है, अदलिया के भी खिलाफ है, नैब के भी खिलाफ है, FBR के भी खिलाफ है, EU की रिपोर्ट के भी खिलाफ हैं, फैफिन की रिपोर्ट के भी खिलाफ हैं। हर वो बंदा जो कहता है कि आप गलत कह रहे हैं उनके खिलाफ है। लेकिन 2013 के इलेक्शंस तो काफी मजेदार थे भट्टी साहब। ये तो आप माने कि मियां साहब ने रात को 10 बजे ही कौम को मुबारकबाद पेश कर दी थी, तो बावजूद इसके कि इमरान खान ने ऐसी कोई पेशगी मुबारकबाद नहीं दी वोट्स की काउंटिंग मुकम्मल होने से पहले, इसके बावजूद उन पर इल्जाम लग रहा है कि ये सिलेक्टेड हैं। तो भट्टी साहब जी प्लीज। उसका हल है, ये कौन इनके के सिलेक्टेड है? सिलेक्टेड तो हमेशा ये रहे। जियाउल हक की नर्सरी में कौन पला था? जियाउल हक ने 81 को फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का जिसको बनाया था उसका नाम नवाज शरीफ था। गैर जमाती इलेक्शन में जो वजीर आला 85 में नवाज शरीफ साहब थे। जियाउल हक की कब्र पे केला इन्होंने खाया था कि मैं तुम्हारा मकसद छोड़ूंगा। अब गुजारिश ये है कि मेरी समझ में नहीं आता कि 2.5 साल बाद अगर है तो ये क्या किसी अदालत में गए, इलेक्शन कमीशन में गए? अगर वो तमाम रस्ते अपना लिए होते तो फिर तो कोई विश्वास था। लेकिन मेरा ख्याल है फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए अपने आप को एक एहतजाज का रवैया अपना रहे हैं, जो कि एहतजाज अपोजिशन अखलाकी तौर पर इख्तिलाफ राय हक है, लेकिन ये पुरतशद्दद एहतजाज गिराओ मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए बेहतर है। भट्टी साहब, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आरिफ हमीद भट्टी साहब और रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब से ऑपोजिशन और हुकूमत का जो इस वक्त एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिफ्ट चल रहा है, और अभी खबरें आ रही हैं कि मरियम साहिबा लाहौर के जलसे की तैयारी में मशगूल थी कि उनको आज छड़ी भी लगी है। भट्टी साहब, क्विकली आपसे कमेंट चाहूंगी कि ये जो इस किस्म की एजुटेशन की तरफ जा रही हैं, आज खुद भी उनको छड़ी लग गई, एक अजीबो गरीब किस्म का माहौल है, नोट फेंके जा रहे हैं, बिरयानियां फेंक रहे हैं, इसकी बजाय और अवाम को जो है उनकी जो कुछ लोग इलिटरेट हैं उनको मिसयूज करने की बजाय क्यों नहीं ये तहरीके अदमे एतमाद ले आते इमरान खान हुकूमत के खिलाफ? जो मरियम नवाज पे छड़ी फेंकी है, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जमहूरी हक तो किसी भी हुकूमत को भेजने का एक ही है जी, साइन की ये रिट लगाती है अपोजिशन, या प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन दे दें या उनके खिलाफ अदम एतमाद लाए। बिल्कुल सही। बाकी हुकूमत को भेजने का आईनी हक है नहीं। जो आइन मैंने पढ़ा है, तीसरा हाल खुदा ना हासा मार्शल जो फौज नहीं लगाएगी, तो ये गैर आईनी इक़दाम के लिए गैर आईनी मुतालबत करना मेरी समझ से बाहर है। खुसूसन मोहतरमा मरियम नवाज साहब जिस तरह जुबान से गुफ्तगू की बजाय आग फेंकती हैं अदारों पर, ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही। को सियासी अंदाज में हल करने के लिए अगर आपके खिलाफ मुकदमा था तो अदालतों में जाए, अदालतों में जाए, पार्लियामेंट इशू है तो पार्लियामेंट में जाए। बिल्कुल ठीक है अमजद जी, बहुत अमजद शुएब साहब, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? आपको क्या लगता है? भट्टी साहब से मैं तो पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि इनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए, और अदालत तो मियाँ साहब को वापस बुला रही है। कोई अदालत ने मियाँ साहब को वहाँ तकरीरें करने के लिए नहीं, इलाज के लिए भेजा था। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इनमें सियासतदान तो बड़े थोड़े हैं, ज्यादातर ये हासाती लोग हैं जिनके अपने मफादात हैं और उसी वजह से वो दीवाने हुए पड़े हैं। वो एक जल्दी हल चाह रहे हैं, छोटा शॉर्टकट कि किसी न किसी तरह हुकूमत उखाड़ के बाहर फेंकी जाए। आपको आईनी हल के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको वक्त भी दरकार है। अब बात यह है कि ये 11 पार्टियां जो हैं, अगर मिसाल के तौर पे, मिसाल मैं एक अपनी एक हाइपोथेटिकल केस लेता हूँ कि अगर ये हुकूमत किसी वजह से चली भी जाए, ठीक है, और इलेक्शन हो तो क्या 11 की 11 पार्टियां तो जीत के नहीं आ जाएंगी? अगर एक पार्टी या 2 पार्टियां हुकूमत बनाती हैं तो फिर 9 पार्टियां बाहर, और इमरान खान की पीटीआई भी उनसे जाके मिलके फिर इनको उखाड़ने के में वो फ्रेंडली ऑपोजिशन आ जाएगी ना सर, वो जिस तरह माजी में था फ्रेंडली ऑपोजिशन आ जाएगी ना। नहीं, मुफादात है ना, जब आपका मुफाद नहीं हो। देखिए, एक वक्त पे ये सारे ही एक दूसरे के दुश्मन थे, पेट फाड़ के पैसे भी निकालना चाहते थे, कोई इसको मोदी का यार है तो गद्दार है, और इस तरह के सारे आपने सुने हुए जी। फिर मुफाद एक वक्त पे आए, इकट्ठा सारे हो गए। असल चीज इक़्तिदार है, जब वो नहीं मिलेगा तो फिर आप एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। बिल्कुल। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, हाँ तो अपना मुफाद था, तो जिधर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, इधर मोहतरमा मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रही थी अपने एनआरओ के लिए। बिल्कुल। तो मुफादात आगे हुए ना, सबसे पहले अपना मुफाद है। बिल्कुल सही। तो फिर हुकूमतें कैसी, ये आज इनके लिए फतूर पैदा करेंगे, कल जो भी बैठा होगा उसके लिए फतूर पैदा किया जाएगा, उसके लिए एजिटेशन। बिल्कुल सही। तो इस वजह से इनको ये काम करने ही नहीं चाहिए। ये इनकी अकल जवाब दे जाती है जब ये अपने मुफादात सामने देखते हैं। हल यही है कि आईनी रास्ता इख्तियार करें, ताकि कल को यही हुकूमत में बैठे हो तो इनके बारे में भी दूसरा आईनी रास्ता सोचे। बिल्कुल। लिहाजा आज जितनी भी जो कुछ ये कर रहे हैं, ये एक बेकार भी है और एक गलत रविश है, एक गलत रविश है। बिल्कुल ठीक है जी, गलत रविश है। भट्टी साहब 30 सेकेंड क्या कहेंगे? देखें, मैंने गुजारिश की है, ये नामुनासिब है, ये जमहूरी रवैये के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है। गैर आईनी इक़दाम के लिए फौज को मुलव्वस करना और अदारों को बदनाम करना ये मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने में इंतहाई इंटरेस्टिंग डिस्कशन में ज्वाइन किया, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस डिस्कशन से आपका टेक होम क्या था और आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सियासतदानों को हुक्मरान बनते हुए देखा, हमने ये देखा कि अपोजिशन में होते हुए उनके उसूल कुछ और हुआ करते थे, हुकूमत में आकर उनके उसूल यकसर बदल जाया करते हैं। और इमरान खान साहब के और ये जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इस वक्त जो एजुटेशन वाली मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें अगर एक बहुत बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है
وہ یہ کہ عمران خان نے تمام تر قانونی راستے اختیار کیے تھے. تمام تر قانونی دروازے کھٹکھٹانے کے بعد جب کہیں سے داد رسی نہ ہوئی، الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونل، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہر جگہ سے ہو کر آئے، تو پھر آخری چیز تھی جو دھرنا تھا، انہوں نے جو 126 دن کا دھرنا دیا تھا. اب یہ موجودہ اپوزیشن قانونی راستوں کی بجائے سیدھا اسٹریٹ ایجیٹیشن پر آ رہی ہے. اگر انہوں نے بھی قانونی دروازے کھٹکھٹائے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید عوام ان کے ساتھ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی. اور اس وقت ہم سب کو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی جان بھی بچانی ہے اور ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا بھی سوچنا ہے. چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہمیں کسی بھی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کر اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے نہیں کرنے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.